हेलो एवरीवन, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर मैं दीप्ति सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। तो चलिए बेटा, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास को देखने से पहले आप लोग पिछली क्लास को ज़रूर देख लें, क्योंकि जब आप लोग पिछली क्लास को देखने के बाद आज की क्लास को देखेंगे तो आपको आज की क्लास और ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। तो चलिए बिना देर किए हुए हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो ये रहा आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कह रहा है बेटा, यदि a प्लस बी बराबर 12 और ए बी बराबर 35 हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अब बेटा ये कैसे निकलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर? इसके लिए करना क्या होगा, ये हमें दिया है a प्लस बी बराबर 12। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें a प्लस बी बराबर 12 जो दिया है इसके दोनों पक्षों का वर्ग करना है। वर्ग करने का मतलब यह a प्लस बी का हमें वर्ग करना है और ये 12 का भी वर्ग करना होगा, ये 12 का वर्ग। अब आगे क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया बेटा ये। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर जब हम लोग ये विस्तार करेंगे, ये फॉर्मूला है, तो इसका जब विस्तार करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है ये एक फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला बराबर होता क्या है बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर ये 12 का वर्ग है। तो 12 का वर्ग जब हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा 12 का वर्ग 144। अब आगे क्या करना है, आगे ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये 2 इंटू कैसे आया, गुणा। गुणा जैसे ये 2ab जो है इन सब के बीच में गुणे का चिन्ह है, तो 2 गुणा ab क्या दिया है हमें प्रश्न में, ab 35 दिया है, तो ab की जगह हम लोग रख देंगे 35 बराबर कितना आ गया 144। अब आगे क्या करना है बेटा, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये 35 का गुणा जब हम लोग 2 में करेंगे तो 35 दूना के कितना हो जाएगा 70 बराबर 144 है, तो 144 लिख लेंगे। अब आगे क्या करना है, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ये 144 है, 144 हम लोग लिख लेंगे, और ये जो 70 है इसका पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर का मतलब होता है बेटा चिन्ह का बदलना, यानी 70 जब बाएं साइड में था तो वो प्लस में था, जब हम लोग 70 को दाहिने साइड लेके जाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा, तो ये 70 हो जाएगा -70। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया बेटा, जब 144 में से हम लोग 70 माइनस करेंगे तो आएगा कितना 74, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना आ गया 74। हमसे प्रश्न में पूछा क्या है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर का मान कितना आ गया 74। 74 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी, यानी कि हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए बेटा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 47। 47 क्या कह रहा है, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये पहला समीकरण है, और x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 ये दूसरा समीकरण है, का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इन दोनों समीकरणों को हमें हल करना है, उसके बाद बताना है कि इसमें जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है। अब सबसे पहले हम सबसे पहले समीकरण को हल करते हैं, ये x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 को। अब इसको हल कैसे करेंगे बेटा, ये हो गया x स्क्वायर प्लस है, प्लस लगा देंगे। अब आगे क्या करना है, x स्क्वायर प्लस लगा देंगे। अब बेटा हमें करना क्या है, हमें दो संख्याएं ऐसी लेनी है जिसको जब हम लोग जोड़ें या घटाएं, मतलब या तो उस दोनों संख्या को हम लोग जोड़ें या उसे घटाएं तो कितना आए 7 आए, और जब उसका गुणा करें, यानी जो संख्या 2 हम लिए हैं जिसको जोड़ने या घटाने पर 7 आया है, उसी संख्या का जब हम लोग आपस में गुणा करें तो वो कितना आ जाए 10। अब वो दो संख्या का क्या होगी बेटा, हमने ले लिया कि वह दो संख्या क्या है 5 + 2। अब 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा,
और 5 का गुणा जब हम लोग 2 में करेंगे तो 5 दूना के 10, 10 आ जाएगा, यानी 5 और 2 हमारी संख्या बिल्कुल सही है। अब आगे क्या करना है, ये यक्स लगा देंगे क्योंकि यहाँ 7 यक्स है, तो 7 की जगह हम लोग 5 + 2 लिख दिए और यक्स बचा है तो आगे यक्स लिख देंगे। अब आगे क्या बचा है, 10। अब करना क्या है बेटा, ये जो 5 + 2 हमने लिया है इसका गुणा यक्स में करना है, यानी 5 का गुणा भी यक्स में करना है और 2 का गुणा भी यक्स में करना है। तो ये होगा कैसे, ये यक्स स्क्वायर हो गया। अब 5 का गुणा जब हम लोग यक्स में करेंगे तो ये हो जाएगा 5 यक्स, बीच में प्लस है, प्लस लगा देंगे, और 2 का गुणा जब हम लोग यक्स में करेंगे तो 2 यक्स हो जाएगा। आगे प्लस 10 है, प्लस 10 लिख लेंगे। अब बेटा करना क्या है, अब इसमें यक्स स्क्वायर प्लस 5 यक्स में, इसमें आप लोग देखिए कि यक्स कॉमन है। कॉमन का मतलब यक्स जो है वो यक्स स्क्वायर में भी है और 5 के साथ भी यक्स है। अब कॉमन जो संख्या हम लोग कॉमन लेते हैं उससे हमें उस संख्या में भाग देना होता है। कहने का मतलब ये जो यक्स स्क्वायर है इसमें हम लोग यक्स से भाग करेंगे, तो ये यक्स स्क्वायर यानी कि 2 यक्स है, यक्स गुणा के यक्स। यक्स स्क्वायर मतलब क्या होता है, यक्स गुणा यक्स। अब 2 यक्स में से 1 यक्स कट जाएगा तो 1 यक्स बचेगा, यानी यक्स 1 बच गया, बीच में प्लस है, प्लस लगा देंगे। अब 5 यक्स में जब हम लोग यक्स से भाग करेंगे तो यक्स से यक्स कटेगा, बचेगा कितना, 5। अब आगे प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब यहाँ 2 यक्स और 10, इसमें देखो बेटा 2 कॉमन है। 2 कैसे कॉमन है, ये 10 को हम लोग कितना 5 गुणा के 2 लिख सकते हैं, यानी 2 यहाँ भी है, 2 इस 10 में भी है। 10 को हम लोग 5 गुणा 2 लिख सकते हैं, तो 2 यहाँ भी है। अब जब दोनों संख्या में 2 है तो हम 2 कॉमन कर लेते हैं। अब आगे क्या बचा बेटा, 2 यक्स में जब हम लोग 2 से भाग करेंगे तो 2 से 2 कटेगा, बचेगा कितना, यक्स, बीच में प्लस है, प्लस लगा देंगे। अब इस 10 को, यानी जिसको हम लोग 5 गुणा 2 लिखे थे, इसमें से हम लोग जब इस 5 गुणा 2 में हम लोग 2 से भाग करेंगे तो ये 2 कटेगा, बचेगा कितना, 5। या तो ऐसे भी समझिए आप कि 10 में जब हम लोग 2 से भाग करेंगे तो 2 पच्चे 10, यानी कि 5 बार जाएगा। अब आगे क्या करना है बेटा, ये है यक्स इंटू यक्स प्लस 5, यानी यक्स बाहर है और यक्स प्लस 5 ब्रैकेट में है, प्लस 2 इंटू यक्स प्लस 5। तो इन दोनों में देखिए यक्स प्लस 5 यहाँ भी है, यक्स प्लस 5 यहाँ भी है, यानी यक्स प्लस 5 जो है हमारा कॉमन हो जाएगा। अब बचा क्या, अब इधर बाएं साइड में यक्स इंटू यक्स प्लस 5 में जब हम लोग यक्स प्लस 5 से भाग करेंगे तो यक्स प्लस 5 से यक्स प्लस 5 जो है वो कट जाएगा, बचेगा कितना, ये यक्स बचेगा। अब बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब 2 गुणा यक्स प्लस 5 में जब हम लोग यक्स प्लस 5 से भाग करेंगे तो यक्स प्लस 5 से यक्स प्लस 5 कट जाएगा, बचेगा कितना, ये 2 बचेगा। अब कितना आया बेटा, यक्स प्लस 5 एक ब्रैकेट में आया और यक्स प्लस 2 एक ब्रैकेट में आया। कहने का मतलब कि जब हम लोगों ने ये यक्स स्क्वायर प्लस 7 यक्स प्लस 10 को हल किया तो हमारा जवाब कितना आया, यक्स प्लस 5 एक ब्रैकेट में, यक्स प्लस 2 एक ब्रैकेट में। कहने का मतलब ये सब पहला समीकरण जब हम लोग हल किए तो आया कितना, यक्स प्लस 5 एक ब्रैकेट में और यक्स प्लस 2 दूसरे ब्रैकेट में। ये हमारा आंसर आया था। अब दूसरे समीकरण को हल करेंगे। दूसरा समीकरण कौन सा है बेटा, यक्स स्क्वायर माइनस 3 यक्स माइनस 10। अब जैसे हम लोग पहला समीकरण हल किए हैं सेम वैसे दूसरा हल करेंगे। दूसरा कैसे हल करेंगे, ये हो गया यक्स स्क्वायर, माइनस है, माइनस लगा देंगे। और अभी मैंने आपको बताया कि हमें 2 संख्या ऐसी लेनी है कि जिसको हम या तो जोड़ें या तो घटाएं, वो 3 आए और गुणा करें तो 10 आए। अब संख्या हम ले लिए 5 माइनस 2। 5 माइनस 2 जब हम लोग ले लिए तो 5 में से जब 2 माइनस करेंगे तो आएगा कितना, 3, और 5 का गुणा जब 2 में करेंगे तो आएगा कितना, 10, यानी कि 5 माइनस 2 जो है वो हमारी संख्या बिल्कुल सही है। अब 3 की जगह तो हमने 5 माइनस 2 लिख दिया, बचा कितना, यक्स। यक्स अभी बचा है तो बाहर यक्स लिख देंगे, आगे माइनस 10 है तो माइनस 10 लिख देंगे। अब आगे क्या करना है बेटा, ये हो गया यक्स स्क्वायर, ये माइनस,
अब यक्स का गुणा 5 माइनस 2 में करेंगे, यानी 5 में भी यक्स का गुणा करेंगे और 2 में भी यक्स का गुणा करेंगे, तो -5 यक्स। 5 यक्स कैसे आया बेटा, इस 5 का गुणा हम लोग यक्स में किए। अब ये बीच में माइनस है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब ब्रैकेट में संख्या दी हो और ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस का चिन्ह लगा हो तो ब्रैकेट के अंदर की जो सभी चिन्ह होते हैं, जितने सारे चिन्ह, वो बदल जाते हैं। जैसे ये 2 जो है माइनस के साथ है, यानी 2 के साथ कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, माइनस का, तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये जो 2 माइनस है वो प्लस हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो +2x हो गया। अब बचा कितना, ये -10, तो -10 लिख लेंगे। अब यक्स स्क्वायर -5x में से आप लोग देखिए कि यक्स कॉमन है। कॉमन करने का मतलब जैसे यक्स इसमें भी है और यक्स 5x में भी है, तो हमने यक्स को कॉमन कर लिया। अब कॉमन करने के बाद क्या करेंगे, यक्स स्क्वायर में यक्स से भाग करेंगे। तो जब यक्स स्क्वायर में यक्स से भाग करेंगे तो एक यक्स कट के एक यक्स बच जाएगा। एक यक्स कट के एक यक्स कैसे बचा, यक्स स्क्वायर को हम लोग यक्स गुणा यक्स लिख सकते हैं। तो यक्स गुणा यक्स में जब हम लोग यक्स से भाग करेंगे तो एक यक्स कटेगा, बचेगा कितना, एक यक्स। अब बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब 5 यक्स में जब हम लोग यक्स से भाग करेंगे तो यक्स से यक्स कटेगा, बचेगा कितना बेटा, 5। अब सेम चीज़ वही आगे +2 कॉमन ले लेंगे। अब जब 2 कॉमन ले लेंगे, इस 10 को अभी मैंने बताया था, 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा के 2। तो जब 2 यक्स में हम लोग 2 से भाग करेंगे तो 2 से 2 कटेगा, बचेगा कितना, यक्स। ये माइनस है तो हम लोग माइनस लगा देंगे। अब आगे क्या करना है बेटा, 10 को मैंने अभी बताया कि हम लोग 5 गुणा 2 लिख सकते हैं। तो जब 5 गुणा 2 में 2 से भाग करेंगे तो 2 से 2 कटेगा, बचेगा कितना, 5। या तो आप ऐसे कर ले, या तो 10 में जब हम लोग 2 से भाग करेंगे तो 5 बार में ये कट जाएगा। अब बचा कितना, 5। अब आगे देखिए, आगे क्या है, ये यक्स इंटू यक्स -5 है और ये 2 इंटू यक्स -5 है। तो इसमें और इसमें क्या है, यक्स -5 यहाँ भी है, यक्स -5 यहाँ भी है, तो यक्स -5 हम लोग जो है कॉमन कर लेते हैं। अब आगे क्या बचा, यक्स इंटू यक्स -5 में जब हम लोग यक्स -5 कॉमन कर लिए, ये तो यक्स -5 से यक्स -5 कट गया, बचा कितना, यक्स। कहने का मतलब जब यक्स इंटू यक्स -5 में हम लोग यक्स -5 से भाग किए तो यक्स -5 से यक्स -5 कटा, बचा कितना, यक्स। तो यक्स लिख लिए, बीच में प्लस है, प्लस लगा दिए। अब 2 इंटू यक्स -5 में जब हम लोग यक्स -5 से भाग करेंगे तो यक्स -5 से यक्स -5 कटेगा, बचेगा कितना बेटा, 2। अब जब हम लोग दूसरे समीकरण को हल किए तो हमारा मान कितना आ गया, यक्स -5 एक ब्रैकेट में और यक्स +2 दूसरे ब्रैकेट में। अब हमसे पूछा क्या है बेटा कि उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब क्या होता है बेटा कि जो दोनों में हो। जैसे जब हम लोग समीकरण 1 हल किए तो कितना आया, यक्स +5 एक ब्रैकेट में, यक्स +2 दूसरे ब्रैकेट में, और दूसरा जब समीकरण हल किए तो आया यक्स -5 यक्स +2। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि जो पहले समीकरण हल करने के बाद और दूसरा समीकरण हल करने के बाद जो मान दोनों समीकरण में आया हो, यानी जो कॉमन हो। तो कॉमन देखिए, यक्स +2 दूसरे समीकरण में भी है और यक्स +2 जो है वो पहले समीकरण में भी है। तो यानी हमारा जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो कितना आ जाएगा बेटा, यक्स +2, क्योंकि यक्स +2 जो है वो दोनों समीकरण को जब हम लोग हल किए हैं तो यक्स +2 दोनों समीकरण में आया है। तो हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा यक्स +2, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बेटा प्रश्न संख्या 48 देखते हैं। 48 क्या कह रहा है कि यम और यन दो धन पूर्णांक हैं। यदि यम पावर यन बराबर 25 हो तो यन पावर यम का मान बताना है। अब इसको कैसे हल करेंगे बेटा, ये यम पावर यन है, ये यम पावर यन है बराबर ये जो 25 है इसको हम लोग 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 5 का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो 25 आएगा। 5 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है बेटा कि 5 का गुणा 2 बार, यानी 5 गुणा 5। तो 5 गुणा 5 जब करेंगे तो 5 × 5 = 25 आ गया। तो अब यम पावर यन बराबर कितना आ गया, 5 की पावर 5, यानी ये जो
बायां साइड है और ये दाहिना साइड है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा दोनों बराबर है। कहने का मतलब अगर हम लोग यम बराबर 5 रख दें और यन बराबर 2 रख दें तो ये दोनों पक्ष हम लोगों का बराबर हो जाएगा, यानी दाहिना पक्ष और बायां पक्ष दोनों बराबर हो जाएगा। अगर यम की जगह हम लोग 5 रख दें और यन की जगह 2 तो यहाँ भी 5 की पावर 2 हो जाएगा और यहाँ भी 5 की पावर 2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब हमें वैल्यू कितनी निकल के आ गई, यम बराबर 5 और यन बराबर 2। अब हमसे पूछा क्या है, यन पावर यम हमसे पूछा है, तो यन बराबर कितना निकल के आया है 2 और यम की जगह कितना निकल कर आया है 5, यानी कि हमारा जो यन पावर यम का मान है वह आ गया 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 का मान कितना होता है 32। 32 कैसे आया बेटा, 2 की पावर 5, 2 पावर 5 क्या होता है कि 2 का गुणा 5 बार करना है, यानी 2 जो है वो हमें 5 बार लिखना है। जैसे 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 का मतलब कि 2 का गुणा 5 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा। अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, यानी जो यन पावर यम है वो कितना आ गया 32। 32 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में, यानी कि हमारा ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है बेटा, यदि किसी वर्ग की एक भुजा ए है तो इस वर्ग में बने बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। अब सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें वर्ग बना लेना है। वर्ग क्या होता है बेटा, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी ये वर्ग की जो चारों भुजाएं होती हैं ये बराबर होती हैं। सबसे पहले हमने वर्ग बना लिया। वर्ग की एक भुजा ए है, यानी ये भुजा हमने मान लिया ए है, तो वर्ग की जब चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो कहने का मतलब ये चारों भुजा ए हो जाएगी, क्योंकि चारों भुजाएं वर्ग की बराबर होती हैं। अब आगे क्या कह रहा है कि इस वर्ग में बने बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, यानी ये जो वर्ग दिया है इसमें जो सबसे बड़ा वृत्त बनेगा, सबसे बड़ा वृत्त क्या बनेगा, ये वर्ग की भुजाओं को छूता हुआ, यानी ये टच करता हुआ एक वृत्त बनेगा। हमने वृत्त को बना लिया। अब इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये हमने मान लिया कि वृत्त का केंद्र है। अब बेटा देखिए, ये वर्ग की भुजा जो है वो हमें ए दिया हुआ है, ठीक। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो कहने का मतलब अगर हम लोग वृत्त के केंद्र से ये एक रेखा खींचें तो ये भी ए होगा। ए कैसे होगा, ये वर्ग की भुजा जो है वो ए है और वृत्त जो है वो वर्ग से मतलब वर्ग को छूता हुआ जा रहा है, यानी जो हमारा वृत्त बना है वह वर्ग को टच कर रहा है। तो ये जो हम केंद्र से रेखा खींचेंगे वो भी भुजा के बराबर होगी, यानी कि ये आप लोगों को पता है कि जब वृत्त के केंद्र से जो रेखा जाती है उसे हम लोग व्यास कहते हैं। तो व्यास भी हमारा कितना आ गया ए, कहने का मतलब कि ये जो व्यास है वो हमारा कितना आ गया ए। ए कैसे आया बेटा, ये वर्ग की भुजा ए दिया हुआ है, तो वर्ग की भुजा और ये केंद्र से जो दूरी मतलब ये जो रेखा खींच रहे हैं हम लोग वो भी हमारे वर्ग के भुजा के बराबर होगा। अब आगे क्या करना है बेटा, अब हमें त्रिज्या निकालनी है। त्रिज्या कैसे निकलेगी, त्रिज्या पता है आप लोगों को कि व्यास की आधी होती है। जैसे ये जो केंद्र है, तो जब केंद्र से कोई रेखा जाती है, वृत्त के केंद्र से जब रेखा गुजरती है तो वो व्यास होती है, और वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि मतलब ये सिर्फ यहाँ से यहाँ, इसके परिधि तक की दूरी क्या होती है त्रिज्या, यानी ये जो व्यास है इसकी आधी होती है त्रिज्या। तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा बेटा, a/2। a/2 कैसे आया, क्योंकि त्रिज्या जो है व्यास की आधी होती है, तो व्यास हमारा कितना है a, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी a/2। अब वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बेटा, जैसे क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है πr²। फॉर्मूला क्या होता है बेटा πr²। अब आगे क्या करना है, आगे कुछ नहीं करना, बस पाई इंटू आर, आर होती है त्रिज्या, त्रिज्या हमें कितना है a/2
2, ये हमारी त्रिज्या है। तो a/2 r की जगह रख देंगे, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब आगे क्या करना है, ये हो गया पाई इंटू ये, इसका जब हम लोग वर्ग करेंगे a/2 का तो ये हो जाएगा ऊपर a² और नीचे 2 का वर्ग जब हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 4। अब इसका आंसर कितना आ गया, πa²/4। ये ऑप्शन में दिया नहीं है तो हमें क्या करना है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4 πa², यानी जब 1 में हम लोग πa² का गुणा करेंगे तो πa² आ जाएगा। तो ऑप्शन कितना आया हम लोगों का, आंसर कितना आया, 1/4 πa²। ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, यानी कि हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए बेटा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 50 क्या कह रहा है बेटा, एक आयताकार मैदान की लंबाई 35 मीटर है तथा क्षेत्रफल 700 वर्ग मीटर है, तो चौड़ाई जो है वो लंबाई से कितनी कम होगी। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें चौड़ाई हमने मान लिया कि आयताकार मैदान की चौड़ाई जो है वो कितनी है, यक्स है, यह हमने मान लिया। अब चौड़ाई हमने यक्स मान लिया, लंबाई हमें दिया है, क्षेत्रफल हमें दिया है। अब आगे क्या करना है बेटा, आगे हमें आयत का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि जब हम लोग आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बेटा, लंबाई गुणा के चौड़ाई। अब करना क्या है, आयत का क्षेत्रफल हमें दिया है, क्षेत्रफल हमें कितना दिया है, 700 वर्ग मीटर, बराबर लंबाई हमें कितना दिया है, 35 मीटर, गुणा चौड़ाई हमने यक्स मान रखा है। यह सब हमें प्रश्न में दिया है। आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है, 700 वर्ग मीटर, तो हमने आयत का क्षेत्रफल रख दिया 700 और लंबाई दिया है हमें 35 मीटर, तो हमने लंबाई की जगह क्या रख दिया, 35 मीटर। अब चौड़ाई हमने यक्स माना है तो चौड़ाई की जगह हम यक्स रख देंगे। अब आगे क्या करना है, यक्स का मान निकालना है, तो यक्स का मान कैसे निकलेगा बेटा, यक्स बराबर 700 और ये 35 का जब हम लोग पक्षांतर करेंगे तो 35 जो है यक्स के साथ गुणे में है, तो जब ये अपने दूसरे साइड में जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा, यानी कि 700 में 35 से भाग हो जाएगा। अब जब 700 में 35 से भाग करेंगे तो ये 20 बार में कट जाएगा, यानी 700 जो है वो 35 से 20 बार में कट जाएगा, यानी हमें जो है आयत की चौड़ाई कितनी मिल गई, 20 मीटर। अब आगे क्या करना है बेटा, अब लंबाई चौड़ाई से कितनी कम है पूछा है, तो जब हम लोग जैसे कम ज़्यादा ये निकालेंगे तो हमें सबसे पहले अंतर निकालना होता है। जैसे अगर हम किसी से तुलना कर रहे हैं तो जब हम अंतर निकालेंगे तभी तो हम लोग तुलना कर पाएंगे। कहने का मतलब जब हम लोग लंबाई चौड़ाई में अंतर निकालेंगे तभी तो हम बता पाएंगे कि लंबाई कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है चौड़ाई से। तो अंतर निकालने के लिए हमें लंबाई और चौड़ाई में अंतर निकालना होगा। तो लंबाई कितना है बेटा, 35 और चौड़ाई कितना है, 20, यानी कि जब 35 में से 20 हम लोग माइनस करेंगे, यानी लंबाई चौड़ाई में जब अंतर निकालेंगे तो 35 से जब 20 निकलेगा तो बचेगा कितना बेटा, 15। कहने का मतलब जो चौड़ाई है हमारी वो लंबाई से कितनी कम होगी, 15 मीटर, यानी हमारा ऑप्शन बी ऑप्शन हमारा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 48 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है, तो किसी वर्ग की भुजा जो है इस आयत की लंबाई का 2/3 है, इनके क्षेत्रफलों का योग बताना है वर्ग सेंटीमीटर में। अब इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में करते रहिएगा। अब बेटा कह रहा है किसी आयत की लंबाई जो है और चौड़ाई वो 48 और 21 सेंटीमीटर हमें दिया है, तो सबसे पहले हम आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल जैसे ये हो गया कि आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है बेटा, लंबाई गुणा के चौड़ाई, ये आयत का क्षेत्रफल होता है। तो आयत का क्षेत्रफल हमें कैसे निकलेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितना दिया है बेटा, 48 गुणा 21, ये हमारा चौड़ाई कितना दिया है, 21। तो 48 का गुणा जब 21 में करेंगे तो ये कितना आएगा, 1008।
1008 आयत का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, यानी वर्ग सेंटीमीटर में होता है। अब आगे क्या कह रहा है कि वर्ग की भुजा जो है आयत की लंबाई का 2/3 है। कहने का मतलब प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि जो वर्ग की भुजा है, यानी हम लिख सकते हैं कि वर्ग की भुजा बराबर कितना दिया है, आयत की लंबाई, यानी कहने का मतलब आयत की लंबाई का 2/3। का मतलब क्या होता है बेटा, मैंने आपको बताया था का मतलब गुणा होता है, यानी जहाँ का शब्द जुड़ा हो उसका मतलब गुणा होता है। का 2/3, 2/3 का मतलब क्या होता है बेटा, 2/3। अब आगे क्या कह रहा है, अब वर्ग की भुजा हमें कैसे निकल जाएगी, वर्ग की भुजा आयत की लंबाई ये कितना दिया है, 48 सेंटीमीटर, यानी आयत की लंबाई की जगह हम लोग 48 रख देंगे, गुणा 2/3 है। तो ये काटेंगे जब तो 48 जो है 3 से 16 बार में कट जाएगा, 16 3 48, और आगे 16 का गुणा जब हम लोग 2 में करेंगे तो ये आ जाएगा 32 सेंटीमीटर, यानी जो वर्ग की भुजा है वह कितना आ गया, 32 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेना है। क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्यों निकालना है, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल इन दोनों का योग पूछा है। ये प्रश्न में दिया है ना कि इनके क्षेत्रफलों का योग, यानी आयत का जो क्षेत्रफल है और वर्ग का जो क्षेत्रफल है उसका योग पूछा है। तो जब हम लोग दोनों क्षेत्रफल निकाल के उसको जोड़ देंगे तो वही हम लोगों का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे बेटा, ये हो गया वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग, यानी भुजा का वर्ग, ये होता है वर्ग का क्षेत्रफल। तो भुजा कितनी आई है, 32। अब भुजा का वर्ग मतलब 32 का वर्ग करना है, तो 32 का वर्ग जब हम लोग करेंगे तो 32 गुणा के 32 ये आ जाएगा 1024। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया बेटा, 1024। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि इनके क्षेत्रफलों का योग। अब आयत का क्षेत्रफल जितना आया है और वर्ग का क्षेत्रफल जितना आया है उन दोनों को जब हम लोग जोड़ देंगे तो वही हम लोगों का आ जाएगा आंसर, यानी इनके क्षेत्रफलों का योग आ जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल कितना आया है हम लोगों का, ये आया है 1008, और प्लस क्या करना है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया है, 1024। कहने का मतलब जो हम लोग 1008 में 1024 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2032 वर्ग सेंटीमीटर। 2032 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में, यानी कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए बेटा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 52 क्या कह रहा है कि 16, 13, 15, 11 यक्ष 8 और 7 का औसत 12 है, तो यक्ष का मान बताना है। अब इस प्रश्न को हल करने से पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है वो जान लेना है। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, औसत बराबर, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, औसत बराबर, ये हो गया औसत बराबर संख्याओं का योग, यानी संख्याओं का योग बटा संख्याओं की जो कुल संख्या, यानी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ये होता है औसत बराबर, ये फॉर्मूला होता है। अब हमें यक्ष का मान निकालना है, तो इस फॉर्मूले में हम लोग ये मान रख देंगे। मान कैसे रखेंगे बेटा, औसत बराबर, औसत कितना दिया है 12, यानी औसत की जगह हम लोग रख देंगे 12 बराबर संख्याओं का योग। संख्याओं का योग का मतलब क्या होता है कि ये जितनी संख्या हमें दी हुई है इसका योग, योग मतलब जैसे ये 16 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 11 प्लस यक्ष प्लस 8 और प्लस 7, सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। संख्याओं की संख्या यानी कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कुल संख्या कितनी है 7। अब इसी को हल कर लेंगे तो यक्ष का मान आ जाएगा। अब इसको हल कैसे करेंगे बेटा,
तिर्यक गुणा कर लेते हैं। ये 12/1 हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि हर में एक हो ना हो कोई मतलब नहीं है। तो इसको हल कैसे करेंगे, तिर्यक गुणा कैसे करेंगे, 12 का गुणा 7 में करेंगे। तो 12 का गुणा 7 में करेंगे बराबर, अब ये जो पूरी संख्या है इसका गुणा 1 में करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, आएगा वही। तो जब ये 16, 13, 15, 11, 8 और 7 को जब हम लोग जोड़ेंगे इन सब को, तो सभी को जोड़ने के बाद आएगा 70 और प्लस ये यक्स है, तो प्लस कितना हो जाएगा, यक्स। अब यक्स का मान कैसे निकाल लेंगे, यक्स बराबर ये 12 का गुणा जब 7 में करेंगे तो 12 सत्ते 84 और ये 70 जो है, ये 70 का जब हम लोग पक्षांतर करेंगे, 70 दाहिने प्लस में है, जब ये अपने बाएं जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 70 जो है वो प्लस में है और बाएं जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -70 हो गया। अब यक्स बराबर कितना आएगा, 84 में से जब हम लोग 70 माइनस करेंगे तो आएगा कितना बेटा, 14, यानी यक्स का मान जो है वो कितना आ गया, 14, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है बेटा, प्रश्न संख्या 53 क्या कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत 7 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 4 हो तो तीसरी संख्या बताइए। अब इसको कैसे करेंगे बेटा, अभी मैंने आपको बताया कि औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। अब जब हम लोग फॉर्मूला क्या है, औसत बराबर संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या यानी कुल संख्या। अब जब हम लोग संख्याओं का योग निकालेंगे तो उसी फॉर्मूले से जब संख्याओं का योग निकालेंगे, यानी कहने का मतलब जब हम लोग संख्याओं का योग निकालेंगे तो तिर्यक गुणा हो के क्या हो जाएगा, औसत गुणा के, ये हो गया औसत गुणे कुल संख्या। ये कैसे आया बेटा, संख्याओं का योग बराबर औसत गुणा कुल संख्या, ये कहाँ से आया, अभी मैंने फॉर्मूला पढ़ाया आपको कि औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटा संख्याओं की जो कुल संख्या होती है। तो जब संख्याओं का योग निकालेंगे तो वो तिर्यक गुणा होके औसत गुणा के कुल संख्या हो जाएगा। अब प्रश्न में क्या दिया है कि 3 संख्याओं का औसत जो है वो 7 है, तो संख्याओं का योग हम लोग कैसे निकालेंगे, औसत गुणा के कुल संख्या। औसत कितना दिया है, संख्याओं का योग हम कैसे निकालेंगे, औसत कितना दिया है 7 गुणे कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है 3 कैसे है बेटा, हमसे कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत, यानी जो संख्या है वो 3 संख्या है, तो औसत 7 है और कुल संख्या कितनी है 3, यानी 3, तो 7 त्रिक 21। ये हो गया हमारी जो 3 संख्याओं का औसत है वो कितना आ गया 21। अब आगे क्या कह रहा है कि पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है। अब इसका हम लोग कैसे संख्याओं का योग निकालेंगे, औसत गुणा के कुल संख्या। तो औसत कितना है बेटा 4 और गुणे कुल संख्या 2 कैसे है, यहाँ कहा है कि 2 संख्याओं का औसत, यानी हमें 2 संख्या दिया हुआ है, तो कुल संख्या हमारे पास कितनी आ गई 2, यानी 4 गुणा 2, 4 दूनी 8। अब पूछा है तीसरी संख्या, तो 3 संख्या जो थी वो हमारी आ गई 21, 2 संख्या जो थी वो हमारी आ गई 8। कहने का मतलब कि ये जो 21 है इसमें तीनों संख्याएं हैं, जो 3 संख्या हमसे कह रहा है, तो 21 जो आया है इसमें तीनों संख्याएं हैं और जो ये 8 है इसमें 2 संख्या है, यानी कि इस 8 वाले में अभी एक संख्या की कमी है, क्योंकि हमें पूरी संख्या मिला के कितना दिया है बेटा 3। तो 3 संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे, इस 3 संख्या में से जब हम लोग ये 2 संख्या माइनस कर देंगे, यानी 3 संख्या में से जब 2 निकाल देंगे तो एक संख्या बचेगी और वही हमारी एक संख्या क्या होगी, तीसरी संख्या। कहने का मतलब ये जो 21 है ये 3 संख्या है, हमारे पास 3 संख्या दिया हुआ है प्रश्न में, तो 3 संख्या में जो तीनों का औसत निकला है, औसत का योग वो 21 आ गया और 2 संख्याओं का औसत 8 निकला है। कहने का मतलब 3 संख्या में से जब हम लोग 2 संख्या माइनस कर देंगे तो जो बचेगी संख्या वही हमारी तीसरी संख्या होगी। तो 21 में से 8 जब निकलेगा तो वो आ जाएगा 13। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो चलिए बेटा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 54 क्या कह रहा है
किसी घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। अब इसमें क्या करना है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है इसका सूत्र होता है बेटा, ये जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसका सूत्र होता है 6a², ये फॉर्मूला होता है। तो दिया कितना है घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 96, यानी कि ये जो पृष्ठ क्षेत्रफल है इसका सूत्र है 6a², और 6a² दिया कितना है हमें 96 कहाँ से आया बेटा, और 6a² कहाँ से आया, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, ये 6a² हमारा फॉर्मूला होता है। और प्रश्न में हमें दिया है कि घन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो 96 सेंटीमीटर है, तो 6a² बराबर कितना आ गया 96। अब a² कैसे निकालेंगे, a² बराबर 96/6, ये बटा 6 कहाँ से आया, ये a² के साथ 6 जो है वो गुणे के संबंध में था, तो जब हम लोग इसका पक्षांतर किए तो गुणा का पक्षांतर भाग होता है, तो 6 जो है गुणे में था, वो उसका पक्षांतर होने के बाद वो भाग में हो गया। अब 96 में जब हम लोग 6 से भाग करेंगे तो ये 16 बार में कट जाएगा, कहने का मतलब a² बराबर आ गया कितना 16, तो a² बराबर ये 16 जो है 16 को हम लोग 4 का वर्ग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 का वर्ग का मतलब होता है कि 4 गुणा के 4, यानी 4 4 2 बार, तो 4 चौके 16, ये 16 आ जाएगा। तो a² बराबर 4 का स्क्वायर ये हमने लिख दिया। अब स्क्वायर से स्क्वायर कट गया बेटा, बचा कितना a बराबर 4, तो a जो है वो भुजा होती है, ए हमारी भुजा होती है, तो पूछा क्या है भुजा की लंबाई, तो ए भुजा होती है तो भुजा की लंबाई कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर, तो 4 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में, यानी कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए बेटा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 55 क्या कह रहा है बेटा कि एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD में कोण A 80 है, 80 डिग्री, यानी ये जो कोण A है इसका मान हमें दिया है 80 डिग्री, तो कोण C का मान बताना है, यानी ये कोण C का मान हमसे पूछा है। अब बेटा आप लोगों को पता होगा कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, कहने का मतलब कि सम्मुख कोण का मतलब जो आमने सामने का कोण होता है, जैसे कोण A के सामने कौन सा कोण है, कोण C, और कोण D के सामने कौन सा कोण है, कोण B। ये जो A और C है इसका योग बराबर 180 होगा, और ये B और D का योग 180 होगा। 180 कैसे आया बेटा, ये जो चक्रीय चतुर्भुज है इनके सम्मुख कोणों का योग 180 होता है, यानी ये D और B, ये जो D और B है इसको जोड़ेंगे तो 180 आएगा, और A और C को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो अब हमसे प्रश्न में क्या रहा है कि कोण A और प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री होता है, ये तो मैंने अभी आपको बताया। 180 कैसे आया कि A के सम्मुख कौन सा कोण है, C, तो चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने का कोण जो है, यानी कि जो उसके सम्मुख कोणों का योग होता है वह 180 होता है। अब कोण A प्लस कोण C बराबर 180 हो गया, तो कोण A हमें प्रश्न में कितना दिया है 80, तो A की जगह हम लोग 80 रख देंगे, प्लस कोण C बराबर कितना हो गया 180। अब कोण C बराबर कितना आएगा बेटा, ये हो गया 180, और 80 जो है वो माइनस में हो जाएगा। माइनस में कैसे हुआ बेटा, 80 का जब हम लोग पक्षांतर किए तो जब ये अपने दाहिने जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ये अपने बाएं प्लस में था, दाहिने जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो कोण C बराबर 180 में से जब हम लोग 80 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 100 अंश, यानी कि हमसे पूछा क्या है कोण C का मान, तो कोण C का मान कितना आ गया 100 अंश, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए बेटा अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 56 क्या कह रहा है, यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए a पावर b बराबर 125 तो b पावर a का मान बताना है, कहने का मतलब कि ये a पावर b ये कितना दिया है 125। अब 125 को जो हम लोग 5 का क्यूब
यानी जो 125 हमें प्रश्न में दिया है उसको हम लोग 5 का क्यूब लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं बेटा? 5 का क्यूब का मतलब होता है कि 5 का गुणा 3 बार, यानी 5 गुणा 5 गुणा 5, ये 3 बार करना है। तो 5 गुणा 5 गुणा 5 जब हम लोग करेंगे तो 5 पचे 25, 25 पंचे 125, यानी ये 125 आ गया। तो हम लोग a पावर b बराबर ये 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब करना क्या है बेटा कि ये जो दायां पक्ष और बायां पक्ष है ये दोनों बराबर है। बराबर अब होगा कैसे? यदि हम लोग a की जगह 5 रख दें और b की जगह 3 रख दें तो ये दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब हमारा मान कितना आ गया, हमारी वैल्यू जो है a बराबर 5 आ गई और b बराबर 3 आ गई। a बराबर 5 b बराबर 3 कैसे आया बेटा? क्योंकि जब हम लोग यहाँ a बराबर 5 रख दें और b बराबर 3 रख दें तो ये बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है b पावर a बराबर, हमसे पूछा है कि b पावर a कितना होता है। अब b की जगह कितना रख देंगे बेटा? 3, यानी b का मान हमें कितना मिला है? 3। अब a की जगह कितना रख देंगे? 5। अब ये हो गया 3 के पावर 5। 3 के पावर 5 की वैल्यू कितना होती है बेटा? 243। 243 कैसा है बेटा? 3 की पावर 5, कहने का मतलब 3 गुणा हमें 5 बार करना है, यानी 1 2 3 4 5। ये 3 की पावर 5 को हम लोग ये 3 गुणा 3 5 बार लिख सकते हैं। तो जब आप इन सब का गुणा करेंगे तो आएगा कितना? 243। कहने का मतलब b पावर a का मान आ गया 243। 243 किस ऑप्शन में है बेटा? ऑप्शन सी में, यानी ऑप्शन सी जो है वो हम लोगों का सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बेटा? आप लोग भी अपने जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए और यदि आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ क्लास को एक लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि उन्हें भी मेरी क्लास मिल जाए। अब आगे क्या करना है बेटा? 106 गुणे 106 माइनस 94 गुणे 94। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? ये 106 को अगर हम लोग a मान लें और 94 को b मान लें तो ये a गुणा a हो जाएगा, ये b गुणा b हो जाएगा, यानी a गुणा a स्क्वायर हो जाएगा और b गुणा b स्क्वायर हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो जाएगा 106 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 94 का स्क्वायर। ये कैसे आया बेटा? स्क्वायर का मतलब अभी मैंने आपको बताया कि जब 106 की पावर 2 होगा तो यानी 106 जो है 2 बार गुणा करना है, 106 गुणा के 106। वैसे ही 94 का स्क्वायर 94 गुणे 94, यानी हम लोग ये जो संख्या दिया है इसको हम लोग 106 का स्क्वायर माइनस 94 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब 106 को अगर a मान ले, 94 को b मान ले तो ये हो जाएगा बेटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एक ब्रैकेट में होता है a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में होता है a माइनस b। तो a प्लस b कैसे लिखेंगे हम लोग? a की जगह 106 प्लस b की जगह 94। तो एक ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस b। तो a की जगह 106 माइनस b की जगह 94। अब आगे क्या करना है बेटा? 106 में जब 94 जोड़ेंगे तो ये आएगा 200 और ये बीच में गुणा का चिन्ह होता है, ये लगा नहीं रहता लेकिन ये गुणा होता है यहाँ पे, तो हम लोग गुणे का चिन्ह लगा देंगे। अब 106 में से जब हम लोग 94 माइनस करेंगे तो आएगा कितना बेटा? 12। अब 200 का जब 12 में गुणा करेंगे तो 12 दूना के 24, ये आ गया 2400। यानी कि इस प्रश्न को हल करने के बाद हमारा उत्तर कितना आया? 2400। 2400 किस ऑप्शन में है बेटा? ऑप्शन बी में, यानी कि हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए बेटा प्रश्न संख्या 58 देखते हैं। 58 क्या कह रहा है? 1029 को किस छोटी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन है? अब इसको कैसे हल करेंगे बेटा? इसमें आप लोग एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग अब गुणनखंड करते हैं, यानी जो संख्या दी हो उसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद जो हमें अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होता है
उसका समूह बनाने के बाद, यदि वर्ग पूछा है तो जोड़ा बनाने के बाद, यदि घन पूछा है तो त्रिक समूह बनाने के बाद, यानी ट्रिपलेट बनाने के बाद जिस गुणनखंड की कमी होती है उसी से हम लोग गुणा कर देते हैं। अब ये कहने का मतलब क्या है, तो चलिए इस प्रश्न से समझते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि 1029, तो सबसे पहले हमें 1029 का गुणनखंड करना है। ये है बेटा 1029, इसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड कैसे करना है, सबसे पहले हमें सबसे छोटी संख्या से इसे काटना प्रारंभ करना है। तो 2 से देखिए ये कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 2 से ये नहीं कटेगा। अब आगे 3 से देखते हैं, तो 3 से ये कट जाएगा। 3 से काटने के बाद 3 से कैसे कटेगा, 3 तिया के 9, 1 बचा, 3 चौक के 12 और ये 3 तिया 9। अब ये 3 से नहीं कटेगा, अब ये किससे कटेगा बेटा, 7 से। 7 चौक 28 और ये 7 नवाई 63, 7 चौक 28 और 7 नवा 63। अब फिर से 7 से कटेगा, 7 सते 49 और ये 7 खुद से कटेगा एक बार में। अब अभी मैंने आपको क्या बताया कि जब अभाज्य गुणनखंड हम लोग प्राप्त कर लेते हैं, ये जो संख्या होती है ये हमारी अभाज्य गुणनखंड होती है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब अब इसका और खंड नहीं हो सकता। तो अब हमसे पूछा क्या है, घन पूछा है, तो घन में हम लोग ट्रिपलेट बनाते हैं यानी त्रिक समूह बनाते हैं। तो ये 7 का त्रिक समूह तो बन गया, लेकिन 3 का नहीं बना। 3 का नहीं बनने का मतलब 1 3 हमें मिला है, यदि हमें 2 3 और मिल जाता, यानी 3 गुणा 3 अगर 2 बार और मिल गया होता तो ये 3 3 का समूह भी हमारा बन गया होता। लेकिन हमें कमी कितने की आई, 3 गुणा 3 यानी 2 बार 3 3 की कमी आई। तो मैंने बताया कि जब गुणा करने के लिए पूछे, जब प्रश्न में दिया हो कि गुणा करने पर प्राप्त होता है, तो जिस गुणनखंड की कमी होती है उसी से गुणा कर देते हैं। कहने का मतलब जब इसका हम लोग गुणनखंड किए तो हमें 3 गुणा 3 की कमी आई, यानी 3 गुणा 3 अगर और रहता, यानी 3 2 बार और रहता तो ये समूह हमारा बन जाता। तो जब 3 गुणा 3 की कमी आई तो हमें इस संख्या यानी 1029 में हम लोग 3 गुणा 3 यानी कि 3 तिया 9, यानी इस 1029 में अगर हम लोग 9 से गुणा कर दें तो यह जो है वो पूर्ण घन बन जाएगा। तो 9 किस ऑप्शन में है बेटा, ऑप्शन डी में, यानी कि हमारा ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि जिस गुणनखंड की कमी होती है उसी से हम लोग गुणा करते हैं, यानी 3 गुणा 3 की कमी हुई है इसीलिए हम 3 गुणा 3 से गुणा किए हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 59 क्या कह रहा है बेटा, 40,500 में कौन सी छोटी संख्या से भाग दें कि प्राप्त भागफल पूर्ण घन हो जाए। 40,500 में कौन सी छोटी संख्या से भाग दें। अभी पिछले प्रश्न में हमसे क्या पूछा था कि कौन सी संख्या से गुणा करें, और अब इसमें क्या पूछा है, भाग दें। गुणा के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जिस गुणनखंड की कमी होती है उससे गुणा करते हैं, और भाग में क्या करना है बेटा, भाग में ध्यान देना कि जो गुणनखंड अतिरिक्त होता है हमें उससे भाग करना होता है। यानी जब गुणा पूछे तो गुणा में कमी देखते हैं, और भाग पूछे तो भाग में जो अतिरिक्त होता है, जिसे एक्स्ट्रा बोलते हो आप लोग, यानी जो एक्स्ट्रा होता है उससे हम लोग भाग करते हैं। अब कहने का मतलब 40,500, ये रहा 40,500। सबसे पहले इसका हमें गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड कैसे करना है बेटा, सबसे पहले 2 से काटते हैं, तो 2 से ये कटेगा, 2 दूना 4, 0, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10। अब फिर वापस 2 से काटेंगे, 2 एकन्नम 2, ये 0, 2 एकन्नम 2, 2 दूना के 4 और 2 पच्चे 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा बेटा, 3 से। 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 1 3 तिया 9, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 1 बचा, 3 पच्चे 15। अब वापस 3 से कटेगा, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15। अब फिर 3 से कटेगा बेटा, 3 तिया 9, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 1 बचा, 3 पच्चे 15। अब वापस 3 से कटेगा, 3 एकन्नम 3, 3 दूना 6, 3 पच्चे 15। अब ये बेटा 5 से कटेगा,
5 से कटेगा 5 दूना 10, 5 पच्चे 25, और ये 5 से कटेगा 5 बार में, और ये 5 जो है वो खुद से कटेगा 1 बार में। कहने का मतलब जब हम लोग 40,500 का गुणनखंड किए तो हमसे पूछा है पूर्ण घन। घन का मतलब हमें ट्रिपलेट बनाना है, यानी त्रिक समूह बनाना है। तो चलिए समूह बनाते हैं। ये 5 5 का समूह तो बन गया, 5 3 बार आया, यानी 5 का समूह बन गया। ये 3 3 का समूह भी 1 बार बन गया। अब बचा कितना, 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी ये जो है ये हमारा एक्स्ट्रा है, यानी ये जो है ये एक्स्ट्रा है, इसका समूह नहीं बना। और मैंने आपको क्या बताया कि भाग में क्या होता है कि जो अतिरिक्त गुणनखंड होता है उसी से हम लोग भाग देते हैं। तो अतिरिक्त गुणनखंड कितना आया बेटा, ये आया 2 गुणा 2 गुणा 3। कहने का मतलब कि इसमें जो है 1 बार 2 की कमी है, यानी 2 अगर 1 बार और आ जाता तो हमारे ये ट्रिपलेट बन जाता, और 3 1 बार दिया है, यानी 3 गुणा 3 2 बार और आता तो ये भी हमारा ट्रिपलेट बन जाता। तो कहने का मतलब हमें कमी कितने की है, ये एक्स्ट्रा, सॉरी कमी नहीं एक्स्ट्रा हमें कितना मिला है, ये 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी ये 2 दूनी 4 3 12। जब हम लोग 40,500 में 12 से भाग कर देंगे तो जो संख्या आएगी वो पूर्ण घन होगी। कहने का मतलब कि अगर भाग पूछे, ध्यान दीजिएगा, अगर प्रश्न में भाग पूछे तो जो एक्स्ट्रा मिलता है, यानी ये जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है, एक्स्ट्रा गुणनखंड होता है अतिरिक्त, उसी से हम लोगों को भाग करना होता है। और अगर गुणा पूछे तो गुणा में कमी देखते हैं कि कमी कितने की है, जितने की कमी होगी उससे गुणा करेंगे, और भाग में जो अतिरिक्त होगा उससे भाग करेंगे। तो 12 यानी कि हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए बेटा प्रश्न संख्या 60 देखते हैं। 60 क्या कह रहा है मेरे बच्चे, दिए गए चित्र में AB जो है वो CD के समानांतर है, तब y अंश माइनस x अंश का मान बताना है। अब बेटा करना क्या है, सबसे पहले चित्र में क्या दिया है कि AB जो है वो CD के समांतर है, यानी जो ये AB रेखा है वो CD के समानांतर है। अब इसमें क्या करना है बेटा, इसमें देखिए y अंश माइनस x अंश का मान पूछा है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, ये जो CD रेखा है, यानी जो CD रेखा है उसमें ये देखिए कि कोण MOC जो है वो 120 अंश दिया है। कहने का मतलब कोण ये MOC ये बेटा कितना दिया है, 120 अंश। अब बेटा रेजू कोण के हिसाब से क्या हुआ कि हमें पता है कि एक समांतर रेखा, यानी जो एक सीधी रेखा होती है, तो सीधी रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। कहने का मतलब ये जो सीधी रेखा है इस पर ये 180 अंश का कोण बनेगा। अब आगे क्या करना है मेरे बच्चे, MOC हमें दिया है 120 अंश, तो MOD हम कैसे निकालेंगे, कहने का मतलब MOD हम कैसे निकालेंगे बेटा, ये MOC जो है ये CD रेखा पर 180 अंश का कोण बन रहा है, तो MOD कैसे निकालेंगे, 180 में से जब हम लोग 120 को माइनस कर देंगे तो ये हमारा MOD आ जाएगा। कहने का मतलब ये पूरा कोण जो है वह 180 अंश है, तो ये सिर्फ इतना कोण निकालने के लिए, यानी ये MOD निकालने के लिए ये पीछे वाला 180 जब हम लोग माइनस करेंगे तो फिर MOD हमें पता चल जाएगा। अब करना क्या है, MOD कैसे निकालेंगे बेटा, 180 में से 120 जो है वो माइनस कर देंगे। अब 180 में से जब 120 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 60। अब आगे क्या करना है मेरे बच्चे, संगत कोण। संगत कोण क्या होता है बेटा कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो वो संगत कोण होता है। और संगत कोण में ये जो MTB है, यानी कि कहने का मतलब कि ये जो कोण MTB है वो किसके बराबर होगा, कोण MOD के बराबर होगा। संगत कोण से क्या होगा, MTB बराबर MOB, यानी ये x अंश वाला कोण जो है ये MOD के बराबर होगा।
तो कहने का मतलब यक्स EMTB कितना है बेटा, यक्स अंश दिया है, बराबर MOD अभी हम लोगों ने निकाला कि MOD बराबर कितना आया 60 अंश, तो यक्स अंश बराबर कितना आ गया 60 अंश। अब आगे क्या पूछा है, वाई अंश, तो जब हम लोग वाई अंश का मान पता कर लेंगे तो वाई माइनस यक्स हमें मिल जाएगा। अब वाई का मान कैसे निकालेंगे बेटा, ये देखिए दिया है PSB जो है 110 अंश दिया है, यानी कोण PSB कितना दिया है, ये कोण PSA कितना दिया है बेटा 110 अंश, यानी ये कोण हमें 110 अंश दिया है। अब आगे क्या करना है बेटा, PSB हमें निकालना है। तो PSB कैसे निकलेगा मेरे बच्चे, देखो AB जो है समांतर रेखा है, तो एक सीधी रेखा, समांतर नहीं सीधी, AB एक सीधी रेखा है, तो सीधी रेखा पर ऋज कोण के हिसाब से एक सीधी रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। तो PSB हम लोग कैसे निकालेंगे, ये हो गया कोण PSB कैसे निकालेंगे बेटा, AB पर 180 अंश का कोण बन रहा है, तो PSB निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें PSA यानी PSB निकालने के लिए हमें PSA माइनस कर देना होगा 180 में से। तो PSB कैसे निकालेंगे, 180 में से ये PSA माइनस करेंगे, तो PSA का मान कितना दिया है 110 अंश। कहने का मतलब कि ये जो PSB हम लोग निकालेंगे तो 180 में से जब हम लोग ये 110 माइनस कर देंगे तो हमें ये PSB वाला कोण पता चल जाएगा। अब 180 में से जब 110 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना बेटा 70 डिग्री। अब 70 अंश बचा, तो PSB अब फिर से संगत कोण क्या है कि दो समांतर रेखा को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण होता है। तो संगत कोण में ये जो PSB कोण है यह PRD के बराबर होगा। कहने का मतलब जो कोण PSB है वो PRD के बराबर होगा। तो PRD यानी कोण PRD कैसे निकालेंगे हम लोग, ये जो है कोण PSB के बराबर होगा। अब PRD का मान कितना दिया है वाई अंश, तो वाई अंश बराबर कितना हो जाएगा PSB अभी हमने निकाला कितना आया 70, यानी वाई अंश का मान कितना आ गया बेटा 70। अब हमसे प्रश्न में पूछा क्या है कि वाई अंश यानी वाई अंश माइनस यक्स अंश का मान पूछा है। अब करना क्या है मेरे बच्चे, वाई अंश का मान कितना दिया है 70 माइनस यक्स अंश का मान कितना दिया है ये 60 दिया है, तो यक्स की जगह 60 बराबर 70 में से 60 जब माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 10 अंश, यानी वाई अंश माइनस यक्स अंश का मान कितना आ गया 10 अंश। 10 अंश किस ऑप्शन में है बेटा, ऑप्शन ए में, यानी कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बेटा आज हम लोगों ने जितने प्रश्न हल किए उसमें से आप कमेंट करके हमें बताइए कि आपने कितने सवालों के जवाब सही दिए हैं। और बेटा अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि जब मेरी अगली वीडियो आए तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ एक नई क्लास में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।